हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता, हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर के अब तक मैंने 5 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। ठीक है, आई होप आपने सारे पार्ट आपने देखा होगा और आपको सारी चीज़ें, यानी जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, जितनी भी टर्म्स होती हैं अब तक मैंने जो डिस्कस किया है पिछले 5 वीडियो में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम पार्ट 6 जो कि है, ठीक है, इसमें कुछ अदर टर्म्स के बारे में समझेंगे और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। बस कंडीशन ये है कि आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप देखेंगे। आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने, यानी कि जो हमारा पार्ट 5 था, उसमें हमने कौन कौन से टर्म्स के बारे में समझा था। देखो, एक टर्म्स थी, हमने समझा था कैपिटल के बारे में। कैपिटल के बारे में मैंने बताया था कि कैपिटल का मतलब होता है कि जो पैसा, ठीक है, ध्यान से सुनो, जो पैसा बिजनेस का जो ओनर होता है, जिसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं, वो जो पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, और लाइबिलिटी का मतलब होता है अदर देन ओनर, यानी ओनर के अलावा जो पैसा हम किसी थर्ड पार्टी से लेकर के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। जैसे मान लो हमने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, और उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो मेरी लाइबिलिटी है। बैंक लोन क्या है? मेरी एक लाइबिलिटी है, जिसे बाद में चुकाना पड़ता है, पे करना पड़ता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म हमने समझा था, दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब मैंने बताया था कि जब कोई ओनर, यानी जो बिजनेस का मालिक है, जब वो अपने पर्सनल नीड्स के लिए अपने ही बिजनेस से कुछ पैसा, यानी कि कुछ अमाउंट या फिर गुड्स विड्रॉ कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। आई होप आपने ये तीनों टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझा होगा। ठीक है, मैंने विथ एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रिसीट का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रिसीट, ना कि रिसिप्ट। यहाँ पे पी साइलेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे? रिसीट पढ़ेंगे। अब जो रिसीट होता है गाइज, ये 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल रिसीट। अब ये क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम, जो नेक्स्ट टर्म है, दैट इज प्रॉफिट, क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद हम समझेंगे गेन। बहुत सारे बच्चे प्रॉफिट और गेन दोनों का मतलब सेम समझते हैं, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लास्ट जो टर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको पीछे की एक चीज़ पढ़ाते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में, आई थिंक मुझे लगता है पार्ट 4 वाले वीडियो में, हमने आपसे डिस्कस किया था एक्सपेंडिचर के बारे में। लेकिन गाइज, वो जो वहाँ पे, यानी कि पार्ट 4 में जो हमने डिस्कशन किया था एक्सपेंडिचर के बारे में, वो थोड़ा सा छोटे लेवल पे किया था, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे बच्चे हैं। अभी आप क्लास 11th में आए हैं, इसका मतलब आपका अभी जन्म हुआ है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बातें उस टाइम नहीं किया था। लेकिन अब मुझे लगता है अब आप धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो, आपको नॉलेज गेन होती रही है। ठीक है, अब आप सारी चीजें और अच्छे से समझ पाओगे। तो आज एक्सपेंडिचर का जो कंप्लीट मीनिंग है वो मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सपेंडिचर का कंप्लीट मीनिंग क्या है। क्योंकि जो पार्ट 4 में हमने जो एक्सपेंडिचर का मतलब समझा था वो आधा अधूरा था। ठीक है, लेकिन मैंने वहां ये नहीं बताया था कि वो आधा अधूरा, क्योंकि अगर ये बात बताता तो आपके मन में हो सकता है कुछ डाउट चलने लग जाता है कि सर आधा अधूरा क्यों पढ़ाते हैं। तो उसके पीछे रीजन है गाइज। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि अभी आप छोटे हैं। अगर मैं एक साथ सारी चीजें बता दूंगा तो आपको समझने में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए। तो आज की इस वीडियो में एक्सपेंडिचर का जो कंप्लीट मीनिंग होता है वो मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सपेंडिचर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो देखो, मैंने बताया था आपको एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस, यानी कैश का बिजनेस से बाहर जाना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, सर बिजनेस से पैसा बाहर कब जाता है? देखो, बिजनेस से पैसा बाहर जाता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कपड़े की दुकान है, तो जब मैं कपड़ा खरीदूंगा तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। या मान लीजिए कोई और रीजन बता देता हूँ, जैसे मान लो मेरे बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो उसका बिल पेमेंट करूंगा तो भी पैसा बाहर जाएगा। ठीक है, मेरे यहाँ बिजनेस में कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है, उसको मैं सैलरी पे करूंगा तो पैसा जाएगा। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बिजनेस से क्या होता है? कैश का आउटफ्लो होता है, यानी कैश जो है बिजनेस से बाहर जाता है। तो कैश जो है अगर बिजनेस से बाहर जा रहा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फिर मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि कैश का बाहर जाना, ठीक है, जो कैश का बाहर जाना होता है, इसके पीछे सिर्फ 2 रीजन होता है। यानी अगर आपके बिजनेस से पैसा बाहर जाता है तो इसके पीछे सिर्फ 2 रीजन होता है। पहला रीजन होता है कैश के बाहर जाने का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और दूसरा जो रीजन होता है उसको मैंने बताया था, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर आप कोई पेमेंट करते हो, भाई पेमेंट करोगे तभी तो पैसा बाहर जाएगा। तो अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो और उस पेमेंट का बेनिफिट अगर आप ऑलरेडी ले चुके होते हो करंट ईयर में, ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो, क्योंकि पेमेंट करोगे तभी पैसा बाहर जाएगा, तो पक्का वो खर्चा कहलाएगा। लेकिन अगर आप कोई पेमेंट करते हो और उसका बेनिफिट आप करंट ईयर में ऑलरेडी ले चुके होते हो, फिर उसका पेमेंट करते हो, तब ऐसे खर्चे को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो लिखा ना, एग्जाम्पल नंबर 1, सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय। अब मान लो आपने किसी एम्प्लॉय को पेमेंट किया, उसकी सैलरी मान लो 10,000 पर मंथ है। तो एक बात बताओ, हम एम्प्लॉय को सैलरी की पेमेंट कब करते हैं? उसका बेनिफिट लेने के बाद, यानी उसकी सर्विसेज लेने के बाद, या पहले? सर लेने के बाद करते हैं। ठीक है। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर हम कोई भी पेमेंट करते हैं जिसका बेनिफिट पहले ले लेते हैं तब पेमेंट करते हैं, तो उस खर्चे को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसके अलावा मान लो रेंट पेड किया आपने लैंडलॉर्ड को, मान लो जो बिजनेस है, जिस रूम में या जिस कमरे में आपका बिजनेस है वो आपका खुद का नहीं है, आपने उसे किसी लैंडलॉर्ड से लिया है रेंट पर। तो जब आप उसका इस्तेमाल करोगे, उसके रूम का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करने के बाद क्या करते हो आप? महीने के अंत में आप उसका रेंट पेमेंट करते हो। ठीक है। तो भी आपके पास से पैसा बाहर जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जो रेंट हम पेमेंट कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? जब हम उस रूम का बेनिफिट ले लेते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ का बेनिफिट पहले ले लेते हैं फिर उसका पेमेंट करते हैं, तो उन सारे खर्चों को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर है? आइए इसके बाद हम आपको समझाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब। मैंने आपको समझाया था कि कोई भी अगर आप पेमेंट करते हो जिसका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं करंट ईयर में, प्लस उसका बेनिफिट फ्यूचर में भी लेते रहे हैं, तो सिंपली ऐसे समझो कि अगर कोई भी ऐसा पेमेंट आप करते हो जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन खरीदी 5 करोड़ की, तो एक बात बताओ, अगर आपने मान लो कोई मशीन खरीदी 5 करोड़ की, तो उसका बेनिफिट क्या आपको सिर्फ 1 साल मिलेगा या आने वाले समय में भी मिलता रहेगा? सर आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। तो मशीनरी पर किया गया खर्चा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या इसी तरीके से मान लीजिए जिस बिल्डिंग में आपने बिजनेस किया उसको आपने खरीद लिया, ठीक है, खरीदा है 50 लाख रुपए का, तो उस बिल्डिंग का बेनिफिट आपको सिर्फ 1 साल मिलेगा या आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में मिलता रहेगा? सर फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। तो ऐसे खर्चे को क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझाया था जब मैं आपको पार्ट 4 पढ़ा रहा था, ठीक है, इस चैप्टर का, तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा आपको कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या। फिर भी आज मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक बार फिर से समझा दिया। ठीक है। अब आइए मुद्दे की बात हम करते हैं। सबसे पहले देखो, हमने जब वहां यानी जब पार्ट 4 वाला वीडियो हम आपको पढ़ाया था, ठीक है, तब हमने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब पता क्या बताया था? हमने इसकी डेफिनेशन लिखाई थी। हमने लिखा था इट इज एन, अभी इसको छोड़ दो, ऐसे लिखा था इट इज एन एक्सपेंस इनकर्ड अमाउंट, एक सेकंड, इट इज एन एक्सपेंस इनकर्ड और अमाउंट पेड, ये वर्ड हमने नहीं लिखा था यहाँ पे, अमाउंट पेड और पेबल। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। मतलब मैं लास्ट वीडियो में इसके बारे में क्या बताया था पहले वो बता रहा हूं। मैंने बोला था इट इज एन एक्सपेंस इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। करंट अकाउंटिंग ईयर का मतलब जो 1 साल के अंदर होता है। एग्जांपल सैलरी पेड, ठीक है, या फिर हमने आपको एग्जांपल दिया था, अभी इसको भी काट देते हैं, पेबल, ये जहां जहां पेबल लिखा इसको काट देते हैं। एक सेकंड, आप बस ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिए गाइस, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। आज के बाद कभी ज़िंदगी में आपको समझना नहीं पड़ेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, या फिर एक्सपेंडिचर क्या होता है। चलो, तो मैंने कहा था सैलरी का पेमेंट अगर हम करते हैं, या फिर रेंट का अगर हम पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, वेजेस का पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करते हैं, प्रिंटिंग चार्जेस का पेमेंट करते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। यानी हम अगर किसी भी चीज़ का बेनिफिट पहले ले लेते हैं फिर उसका पेमेंट करते हैं तो उसे हम खर्चे कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन आज क्योंकि अब आप थोड़ा सा मुझे लगता है बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा आप चालाक हो गए हो, ठीक है, तो अब आज इसका मैं कैपिटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका कंप्लीट मीनिंग बताता हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, तो समझो। ठीक है, देखो इसका मतलब होता है इट इज एन एक्सपेंस इनकर्ड। अब इसको आपको काट देना है, जो ये डेफिनेशन में मैंने आपको लिखाया था इसको काट देना है। ठीक है, और आप एक नई डेफिनेशन बनाएंगे क्या? इट इज एन अमाउंट पेड, यानी जो अमाउंट आपने पेड कर दिया है, आर पेबल, या जो अभी पे करना है। जैसे मान लो आपने क्या किया, किसी भी पर्सन से आपने उसका बेनिफिट ले लिया, उसकी सर्विसेज ले लिया, तो सर्विसेज लेने के बाद या तो हम उसको पेमेंट कर देते हैं। जैसे मान लो कोई इंप्लाई है,
उसको हमें सैलरी देना था 10,000 रुपया महीना, उससे हमने सर्विस लिया, उसको 10,000 हमने पेड कर दिया, तो उसको बोलेंगे अमाउंट पेड। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मैंने आपसे सर्विस ले ली, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो इसका पेमेंट मैं अभी नहीं बल्कि अगले महीने या फिर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या फिर 1 साल बाद इसका पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो जो अमाउंट पेबल है या फिर जो पेड हो चुका है, ठीक है, आगे कह रहा द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द करेंट अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 1 साल। ठीक है, यानी कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी इंसान से उसका बेनिफिट ले लेते हैं, इंसान हो या किसी भी चीज़ का बेनिफिट अगर हम ले लेते हैं और उसका पेमेंट अगर हमने कर दिया तो भी खर्चा कहलाएगा। यहाँ लिखा ना अमाउंट पेड। और अगर करना है पेबल, पेबल का मतलब होता है कि अभी करना है, अभी हमने पे नहीं किया है, लेकिन हाँ एक चीज़ में याद रखना, हमने बेनिफिट ले लिया हो, करंट ईयर में हमने बेनिफिट अगर ले लिया है तो उसका पेमेंट अगर हमने कर दिया है तो भी वो खर्चा कहलाएगा, तो भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और अगर हमने पेमेंट अभी नहीं किया है तो भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि आज नहीं कल तो पेमेंट ही कर देंगे। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, इट इज एन अमाउंट पेड आर पेबल, यानी जो अमाउंट आपने पे कर दिया है या अभी पे कर रहा है। क्यों पे करना है, क्योंकि द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द करंट अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि करंट अकाउंटिंग ईयर में आपने क्या किया, उसका बेनिफिट ले लिया है। जैसे सैलरी पेड, तो अगर मान लीजिए कोई इंप्लाई था, उससे हमने सर्विस ले ली और उसके बाद हमने उसको सैलरी पेमेंट कर दिया, तो वो मेरा खर्चा कहलाएगा। फिर देखो और लिखा हुआ सैलरी, सॉरी और लिखा हुआ पेबल, सैलरी पेबल, यानी सैलरी अभी पेबल है। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे मान लो कोई कर्मचारी है, कोई इंप्लाई है, उससे मैंने काम तो करा लिया, उसका बेनिफिट मैंने ले लिया, लेकिन अभी मैंने उसको पेमेंट नहीं किया। उससे मैंने कहा कि अगले महीने या 2 महीने बाद मैं तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा, यानी कि अभी सैलरी क्या है, पेबल है, ना कि पेड है। तो अगर पेबल है तो वो भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा गाइज? तो ध्यान से सुनो, क्योंकि देखो उस टाइम जब मैंने समझाया था तो मैंने सिर्फ पेड के बारे में बताया था कि जब हम पेड कर देते हैं तो उसे हम खर्चा करते हैं, उसे रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में क्योंकि मुझे कंप्लीट मीनिंग समझाना है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर हमने किसी से भी किसी भी चीज का अगर बेनिफिट ले लिया है, यानी सर्विसेज ले लिए हैं, तो उसका पेमेंट अगर हमने कर दिया है तो भी खर्चा कहलाएगा, पेड कर दिया तो भी, और अगर पेबल है यानी अभी पे करना बाकी है तो भी वो खर्चा कहलाएगा, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो इसीलिए इसके एग्जाम्पल में देखो, पहले मैंने एग्जाम्पल लिया था सिर्फ सैलरी पेड, लेकिन आज मैं क्या लूंगा, आर पेबल, यानी चाहे सैलरी पेड हो गई हो या पेबल हो, वो भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से रेंट पेड हो या फिर पेबल हो, इंटरेस्ट पेड हो या फिर पेबल हो, वेजेस पेड हो या फिर पेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी पेड कर दिया हो या फिर पेबल हो, प्रिंटिंग चार्जेस पेड कर दिया हो या फिर पेबल हो। यानी अगर कुल मिला के देखो, एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर हमने किसी भी इसका बेनिफिट करंट ईयर में ले लिया है, फिर उसका पेमेंट हमने चाहे कर दिया हो या अभी करना बाकी हो, ठीक है, कर दिया हो तो भी खर्चा माना जाएगा, और अगर अब कभी करना बाकी यानी कि पेबल है तो भी वो खर्चा माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और समझो जो आपको आगे साल के समझ में आएंगी। क्या यहाँ लिखा हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंस, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। आगे आपको मैं समझाऊंगा एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, या फिर आगे के जो चैप्टर होंगे बड़े बड़े वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि एक चैप्टर आपका होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वहां हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंस दिखाते हैं। तो एक्सपेंस का मतलब कुछ नहीं होता गाइज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, आइए इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हमने आपको तो समझा ही दिया था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब अगर हम कोई भी पेमेंट करते हैं जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। फिर इसमें मैंने एक बात और बताई थी कि इट इज आल्सो कॉल्ड असेट्स, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। सच एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू एक्वायर, यानी कि परचेज ऑफ असेट्स, यानी ये खर्चे कब किए जाते हैं, जब हमें कोई भी असेट एक्वायर करना हो, यानी कि परचेज करना हो, या फिर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द असेट्स, या फिर किसी भी असेट्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो मुद्दा यहाँ पे क्या था, मुद्दा यहाँ पे ये था कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंप्लीट मतलब क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग क्या होता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि अगर कोई भी बेनिफिट आपने करंट ईयर में ले लिया है तो उसका पेमेंट चाहे आपने कर दिया हो या अभी करना बाकी हो, दोनों का मतलब क्या होगा, खर्चा होगा। आइए इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म है, दैट इज रिसीट।
जो कि मैंने बताया था ना कि आज की वीडियो में, तो बेसिकली आज की जो वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ कि रिसीट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। रिसीट का मतलब होता है, जैसे देखो एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने क्या बताया था कि कैश का आउटफ्लो होना, मतलब कैश का बाहर जाना, कहां से, बिजनेस से, तो उसे बोलते हैं खर्चा। तो रिसीट का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कैश, यानी कैश का अंदर आना, कहां, इनटू द बिजनेस, बिजनेस के अंदर आना, कैश का बिजनेस के अंदर आना, उसे हम बोलते हैं रिसीट। सर ये बताइए बिजनेस में कैश कब आता है? तो देखो सुनो, बहुत सारे रीजन होते हैं जब बिजनेस में कैश आता है। पहला रीजन, जब जैसे मान लो मेरे पास कपड़े की दुकान है, तो मैं अगर कपड़ा बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा ना। मैं बैंक से लोन लूंगा तो भी मेरे पास पैसा आएगा। ठीक है, मेरे पास कोई असेट है, मान लो कोई मशीन थी या बिल्डिंग था, मैं उसको बेच दिया तो भी मेरे पास पैसा आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में पैसा आता है। तो अगर बिजनेस में पैसा आ रहा हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिसीट बोलेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि जब जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने क्या बताया था कि पैसे का बाहर जाना। फिर मैंने कहा था कि पैसा का बाहर जाना, उसके पीछे सिर्फ दो रीजन होता है, एक को बोलते हैं रेवेन्यू, दूसरे को बोलते हैं कैपिटल। उसी तरीके से ये जो रिसीट है ना, रिसीट का मतलब क्या होता है, पैसे के अंदर आना। अब बिजनेस के अंदर जो पैसा आता है उसके पीछे भी दो रीजन होता है, क्या, एक को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है। देखो रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है, इसमें लिखा हुआ अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल, समझना ध्यान से। अमाउंट रिसीव्ड यानी जो पैसा हमने रिसीव कर लिया है या फिर जो पैसा हमें रिसीव करना है फ्यूचर में, उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो याद रखना रिसीप्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जेब में पैसा आ गया हो या फिर आपके बिजनेस में पैसा आ गया हो। जो पैसा आ गया है आपके बिजनेस में वो तो रिसीट कहलाएगा ही कहलाएगा, लेकिन जो पैसा आने वाला है भविष्य में उसे भी हम क्या बोलेंगे, रिसीट बोलेंगे। तो इसीलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल फ्रॉम, कैसे आएगा, सेल ऑफ गुड्स। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको सामान बेचा, ध्यान से सुनो, अगर मान लीजिए हम, देखो एक चीज ध्यान से सुनो, मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो कोई भी सामान जब हम बेचते हैं, हम सेल करते हैं, एक सेकंड में ब्लैंक पेज पे आपको समझा देता हूं, इधर, हाँ यहाँ पे जगह है। देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए हमको सेल करनी है, तो अगर हम सेल करते हैं, एक सेकंड, हम सेल करते हैं कोई भी चीज़, गुड्स को सेल करते हैं, तो दो तरीका है। एक तो हम गुड्स को सेल करते हैं कैश पे, और एक तो हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को सोल्ड कर सकते हैं, एक सेकंड, क्रेडिट पे। एक तो कैश पे और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका वो क्रेडिट पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 10,000 का सामान बेचा और 10,000 आपने तुरंत पे कर दिया, तो 10,000 मेरे पास आ गया, यानी कि रिसीव्ड हो गया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, रिसीट कहलाएगा। या मान लीजिए मैंने आपको 10,000 का उधार सामान बेचा, तो उधार सामान जब हम आपको बेचते हैं तो आप हमारे क्या हो जाते हैं, डेटर हो जाते हैं। मैंने बताया था ना, जिस भी पर्सन को या जिस कस्टमर को हम उधार सामान बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेटर। लेकिन इसने अभी पैसा नहीं दिया है, लेकिन क्या ये पैसा भविष्य में नहीं देगा, देगा ना। मान लो इसने कहा कि मैं 3 महीने बाद दूंगा, इसका मतलब इस इंसान से, मान लो ये कोई इंसान है जो हमसे पैसा उधार लिया है, ठीक है, जो हमसे सामान उधार लिया, सॉरी, ठीक है, और इसने कहा कि हम 10,000 रुपया आपको पेमेंट तो करेंगे लेकिन 3 महीने के बाद, तो इंसान क्या है मेरे लिए, डेटर। लेकिन क्योंकि ये 3 महीने बाद हमको पैसा देगा, तो अगर मैं बिजनेस के नजरिए से सोचूं तो ये पैसा क्या है, रिसीवेबल है, इस डेटर से पैसा रिसीवेबल है। और यहाँ तो मान लो कोई इंसान था जिसने पहले पे कर दिया, सामान खरीदते समय ही पे कर दिया, तो ये तो ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो इसे तो रिसीव्ड बोला ही जाएगा। लेकिन जो डेटर होते हैं जिनसे पैसा रिसीव करना होता है भविष्य में, उसको भी क्या बोलते हैं, रिसीप्ट बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है गाइस, देखो फिर से समझा रहा हूं, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ कि अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, या फिर रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, यानी जो हम सामान बेचते हैं, जिसको भी सामान बेचते हैं उनसे पैसा रिसीव हो गया हो, वो भी रिसीप्ट कहलाएगा। या फिर रिसीवेबल हो, यानी अगर मान लो कोई डेटर है उससे पैसा लेना है, तो वो भी क्या कहलाएगा, रिसीट कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। एंड सर्विसेज, या जैसे मान लो मैं आपको सर्विस बेच रहा हूँ, भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं आपसे फीस लेता, तो अगर आपने मुझे पढ़ाने के बाद तुरंत पैसा दे दिया तो वो भी मेरा रिसीट कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। या मान लो आपने कहा कि सर मैं इसका पेमेंट बाद में करूंगा, तो आप मेरे डेटर हो जाओगे, तो जो पैसा आप मुझे बाद में पेमेंट करोगे, यानी मेरे लिए जो पैसा रिसीवेबल है वो भी मेरा क्या कहलाएगा, रिसीट कहलाएगा, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा इन नॉर्मल कोर्सेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब देखो मैं एक लाइन में आपको समझा रहा हूँ। रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है जो अमाउंट हमें रिसीव्ड होने वाला हो या फिर जो पैसे हमें रिसीव्ड हो गए हों,
ठीक है। और कहाँ पर कैसे रिसीव होते हैं, जो हम आपको सामान बेचते हैं उसके थ्रू। और सामान का बेचना एक नॉर्मल बात है भाई। अगर मान लो मेरे पास कपड़े की दुकान है तो जाहिर सी बात है मैं आपको सामान बेचूंगा तो मेरे पास पैसा या तो आएगा तुरंत या तो बाद में आएगा, है ना। अगर आप मान लो उधार लेते हो तो बाद में दोगे, लेकिन दोगे ना। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको सामान बेचा, तुरंत आपने मुझे दे दिया, तो मतलब इसका हुआ कि तुरंत पैसा मुझे रिसीव हो गया, ठीक है। तो वो भी मेरा रिसीट कहलाएगा। या अगर आपने उधार लिया, अगर आप मेरे डेटर बनते हैं तो 3 महीने बाद अगर पेमेंट करते हो तो भी वो पैसा मेरे लिए रिसीवेबल है, वो भी क्या कहलाएगा, रिसीट कहलाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है सिंपली, या दूसरी लैंग्वेज में समझाओ, जो आपका मेन धंधा होता है, किसी भी बिजनेस का जो मेन काम होता है, जो मेन धंधा होता है, जो उसकी मेन एक्टिविटीज होती है, जिस चीज में वो डील करता है, उस चीज को डील करने से जो पैसा उसके पास आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। अब वो रेवेन्यू रिसीट, चाहे वो पैसा उसके लिए रिसीव हो गया हो या फिर रिसीवेबल हो, ठीक है। जैसे मान लो एक पान की दुकान वाला है, तो उसके पास पैसा कब आता है, जब वो पान बेचता है। अब जैसे मान लीजिए उसने किसी कस्टमर को पान बेचा 5 रुपए का या 10 रुपए का, उसने तुरंत पे कर दिया, तो वो उसके लिए रेवेन्यू रिसीट है। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि भैया मुझे एक पान दे दीजिए, मैं इसका पेमेंट कल कर दूंगा, तो वो मेरे लिए रिसीवेबल है, तो वो भी रिसीट कहलाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है, रिसीट का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा मिल ही गया हो या रिसीव हो गया हो, तुरंत मिल गया है तो भी रिसीट है, अगर मिलने वाला है बाद में तो भी रिसीट कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ इट इज आल्सो कॉल्ड रेवेन्यू। जैसे मैंने बताया था ना, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्सपेंस। उसी तरीके से रेवेन्यू रिसीट का दूसरा नाम क्या होता है, रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट कह लो या रेवेन्यू कह लो, बात एक ही है। आइए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, भाई मान लो मेरे पास कपड़े की दुकान है, तो मैं आपको सामान बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, ठीक है। या तो आ जाएगा या तो आने वाला होगा। या फिर मैं मान लो आपको सर्विसेज बेच रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सर्विस बेच रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको सर्विस बेच रहा हूँ, उसके बदले में मैंने आपसे फीस ले लिया, तो वो मेरे लिए रिसीट है। या फिर मुझे फीस आपसे लेना है, अभी आपने दिया नहीं है, बाद में दोगे, तो भी मेरे लिए वो क्या कहलाएगा, रिसीट कहलाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, मैंने मान लो बैंक में फिक्स एफडी करवा दिया है, तो वहां से जो पैसा मुझे इंटरेस्ट के फॉर्म में जो रिसीव होता है या रिसीव होने वाला होता है, वो भी क्या कहलाता है, रिसीट कहलाता है, रेवेन्यू रिसीट। कमीशन रिसीव हो गया या फिर रेंट रिसीव हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, रेवेन्यू रिसीट के एग्जांपल हैं। आई होप आपको रेवेन्यू रिसीट का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए इसके बाद समझते हैं कैपिटल रिसीट का क्या मतलब होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी जो पैसा हमें रिसीव हो गया हो या फिर रिसीव होने वाला हो फ्रॉम सोर्स विच आर नॉट इन रेवेन्यू नेचर, लेकिन वो उसका नेचर रेवेन्यू ना हो। रेवेन्यू का मतलब होता है जो हमारा मेन एक्टिविटीज होता है, जो हमारा मेन धंधा होता है, उस धंधे को करने से जो पैसा हमको मिलता है या मिलने वाला होता है उसे हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। लेकिन रेवेन्यू के अलावा अगर कहीं से मेरे पास पैसा आ रहा है तो उसे हम कैपिटल रिसीट बोलेंगे, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ सेल ऑफ मशीनरी। मान लो आपके बिजनेस में कोई मशीन थी, पुरानी हो गई, आपने बेच दिया, तो भी आपके पास पैसा आएगा। लेकिन क्या मशीन बेचना आपका धंधा था, नहीं। मान लो आप मार्कर बनाते हो, मशीन से मार्कर का प्रोडक्शन करते हो, तो मार्कर बेच करके जो पैसा आता है उसको क्या बोलोगे, रेवेन्यू रिसीट। लेकिन अगर आपने मशीन ही बेच दिया, पुरानी हो गई, आपने उसको बेच दिया, तो वो पैसा क्या वो आपकी मेन एक्टिविटीज थी, नहीं। तो वो जो पैसा आ रहा है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट कहलाएगा। तो सिंपली जो आपका धंधा होता है उस धंधे को करने से जो पैसा आता है उसको रेवेन्यू रिसीट, और जो आपका मेन काम नहीं है, मेन धंधा नहीं है, आपने कभी कभार कोई चीज आपके पास थी उसको आपने बेच दिया, ठीक है, जिसका नेचर नॉन रेकरिंग होता है, उसे हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। सेल ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग ही बेच दिया, आपका जो बिजनेस था, जिस बिजनेस में जिस बिल्डिंग में आपका बिजनेस था उस बिल्डिंग को ही आपने बेच दिया, तो भी आपके पास पैसा आएगा। लेकिन क्या बिल्डिंग बेचना आपका काम था, नहीं, आपका बिल्डिंग बेचना काम नहीं था। तो ये जो पैसा आ रहा बिल्डिंग को बेचने से, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। आपने बैंक से लोन ले लिया तो भी आपके पास पैसा आएगा। तो बैंक से अगर आप लोन ले रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट। तो कुल मिला के ये हुआ कि वो रिसीट यानी वो अमाउंट जो आपको रिसीव हो रहा है, जो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, उसके अलावा किसी अदर नेचर का हो, ठीक है, जो कभी कभार होने वाला हो। जैसे कोई एसेट आपने बेच दिया, तो एसेट हम कभी कभार बेचते हैं। भाई मशीन हमारे पास कोई थी, पुरानी हो गई, हमने बेच दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि हर दूसरे दिन हमारी कोई मशीन है जो पुरानी होती जाएगी, हम बेचते जाएंगे, नहीं। कभी कभार होता है, 10-20 साल बाद जब हम मशीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जब वो पुरानी हो जाती है तब बेचते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है और रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है। फिर से बता देना एक लाइन में, रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है जो हमारा मेन धंधा होता है, ठीक है, जिस चीज में हम डील करते हैं उसको बेच करके
जो पैसा हम रिसीव करते हैं या रिसीव होने वाला होता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। और कैपिटल रिसीट का मतलब होता है जो हमारा मेन धंधा नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी एक्टिविटीज से अगर हमारे पास पैसा आ रहा या फिर आने वाला है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या मतलब है वो समझते हैं। देखो यहाँ लिखा है प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी वही चीज है, समझ लो बिल्कुल रेवेन्यू की तरह समझ लो। प्रॉफिट का दूसरा नाम रेवेन्यू ही एक तरीके से समझ सकते हो। यानी कि जो हमारा मेन धंधा होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो मतलब जो हमारा ऑपरेशनल काम होता है, यानी कि जिस चीज में हम डील कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरा काम है मार्कर को बनाना और मार्कर को बेचना, तो मार्कर को बना करके मार्कर को बेच करके जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको प्रॉफिट बेचते हैं कहते हैं। जैसे मान लो हमने एक मार्कर बनाया और उसकी कीमत मान लो आई 20 रुपया, उसकी कॉस्ट आई 20 रुपया और उसको हमने बेच दिया 25 रुपये में, ठीक है। तो 5 रुपया हमने जो एक्स्ट्रा आपसे लिया वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। वही चीज मतलब देखो जिस भी गुड्स में हम डील करते हैं, जैसे हमने कहा ना एग्जांपल लिया कि हम क्या कर रहे थे, मार्कर बना रहे थे, मार्कर बेच रहे थे। तो मार्कर में लिए क्या है, गुड्स है। तो गुड्स को बेच करके या सर्विसेज को बेच करके जो पैसा मेरे पास आता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। और प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंस। यानी जो हमारी टोटल रेवेन्यू रिसीट होती है, जब हम उसमें से टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना इसमें एक नोट है, वो आप याद रखना क्या, देखो यहाँ लिखा फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यानी जब हम बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कह रहा कि वी डू नॉट कंसीडर कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तब हम क्या करते हैं, ना तो कैपिटल रिसीट को कंसीडर करते हैं और ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर को, सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाली चीजें लेते हैं। यानी रेवेन्यू रिसीट लेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेंगे। तो रेवेन्यू रिसीट में से अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, अगर निगेटिव आया तो लॉस बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है। यानी प्रॉफिट के भी दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरे को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। आइए समझते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू रिसीट में से जब आप डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है गाइस, एक चैप्टर आएगा, आप अभी प्लीज आप केवल रट लीजिए, आगे एक चैप्टर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा पोस्टमार्टम करके समझाऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। फिलहाल अभी आप रट लो, ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमको निकालना है तो रेवेन्यू रिसीट में से हम डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर हमको मान लीजिए नेट प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू रिसीट से हम टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब डायरेक्ट होता है एक, देखो जो एक्सपेंडिचर होता है दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और इनडायरेक्ट। तो टोटल का मतलब होता है डायरेक्ट और प्लस इनडायरेक्ट। जब दोनों को जोड़ करके हम माइनस कर देते हैं किस में से, रेवेन्यू रिसीट में से, तो जो फिगर निकल के आते हैं उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अगर पॉजिटिव आया तो नेट प्रॉफिट, निगेटिव आया तो नेट लॉस बोलते हैं। प्लीज आज इसको रट लीजिए, बाकी आगे जब चैप्टर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है, विथ न्यूमेरिकल मैं आपको समझाऊंगा, ओके। चलो इसके बाद एक टॉपिक और है गेन। अब देखो बहुत सारे बच्चे प्रॉफिट और गेन दोनों का मतलब सेम समझ लेते हैं, लेकिन अंतर है। गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इर्रेगुलर एक्टिविटीज। यानी जो हमारी इर्रेगुलर एक्टिविटीज होती है, रेगुलर वाली नहीं। जैसे मान लो मेरा काम है मार्कर बनाना, मार्कर बेचना, तो ये मेरी रेगुलर एक्टिविटीज है। लेकिन इसके अलावा जो मेरी इर्रेगुलर एक्टिविटीज है, अगर उसको करने से हमको कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ गेन होता है, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, गेन। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। भाई मेरे पास कोई फिक्स असेट थी, मान लो 10,000 का मैंने खरीदा था, उसको मैंने 12,000 में बेच दिया, तो 2,000 का जो मेरा प्रॉफिट हुआ उसको क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। क्योंकि फिक्स असेट्स को सेल करना मेरा रेगुलर एक्टिविटीज नहीं है, मेरा मेन धंधा नहीं है। तो मेरा जो मेन धंधा होता है उसको करने से, उसको उस एक्टिविटीज को करने से जो हमको प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं सिंपली। लेकिन जो हमारा मेन धंधा नहीं है, जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज नहीं है, यानी कि कोई इर्रेगुलर एक्टिविटीज है जो कभी कभार हम करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई पुरानी मशीन हो, बिल्डिंग हो, उसको हमने बेच दिया और उसको बेच करके प्रॉफिट कमा लिया, तो उसको हम गेन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आज की जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है वो है लॉस। लॉस का क्या मतलब होता है, तो यहाँ लिखा हुआ एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू। यानी कभी कभी क्या होता है, एक्सपेंस जो है वो हम ज्यादा कर देते हैं, लेकिन जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है वो हमको कम मिलता है, तो जाहिर सी बात हम लॉस में हो गए। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो हमने किसी भी चीज को बनाने में 100 रुपया खर्च कर दिया और उसको हमें बेचना पड़ा 80 रुपये में। तो 100 रुपये की चीज अगर 80 में बेचेंगे तो कितना आएगा, -20। तो ये जो -20 ये क्या है, हमारे लिए लॉस है,
ठीक है। तो आई होप गाइस आज जो मैंने टर्मिनोलॉजी आपको समझाया, ठीक है, क्या क्या मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बेसिकली आज ये समझाने की कोशिश की कि रिसीट क्या होता है, रिसीप्ट का क्या मतलब होता है, और रिसीट में जो दो टाइप है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, इन दोनों का क्या मतलब होता है। और दूसरी चीज जो हमने सबसे पहले समझा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जिसका आज हमने कंप्लीट मीनिंग समझा, क्योंकि इसके पहले हम जो पार्ट 4 में समझे थे वो आधा अधूरा मीनिंग था। आज हमने कंप्लीट मीनिंग समझा। क्या समझा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि अगर हम करंट ईयर में अगर हम बेनिफिट ले लेते हैं और उसका पेमेंट हमने चाहे कर दिया हो या अभी करना बाकी हो, यानी कि पेड हो गया हो या फिर पेबल हो, तो भी क्या कहलाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से हमने रिसीट में क्या समझा कि जो अमाउंट हमको रिसीव्ड हो गया हो या रिसीवेबल हो, ठीक है, जो रिसीव हो गया हो या रिसीवेबल हो, दोनों का मतलब क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट होगा। तो आई होप गाइस आज आपको रिसीट का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका कंप्लीट मतलब समझ में आया होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। इसके अलावा आपको प्रॉफिट, गेन और लॉस, ये जो 3 अलग अलग टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझाया, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस अगर प्लीज आपको समझ में आया होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर, मुझे सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है आज की इस वीडियो में या फिर पिछली जितनी भी वीडियो में बनाया हूं, कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम कोई अदर मेथड लगाएंगे जो है समझाने के लिए, ताकि आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सर।